वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और आज के हमारे व्याकरण का टॉपिक है क्रिया। क्रिया और क्रिया के भेद, जिसका सेशन नंबर पहला है। अब थोड़ा आप ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर क्या चालू हो रहे हैं, देखना और मुझे बताना। क्या था ये? चलने की क्रिया। टीचर चल रही थे। अब मैं क्या कर रही हूँ देखो आप और मुझे बताना है आपको। क्या थी यह? पढ़ने की क्रिया। इसके बाद क्या थे यह? लिखने की क्रिया। तो जो कुछ हम क्रियाएं करते हैं, उठना, बैठना, लिखना, हंसना, इसे हम व्याकरणिक भाषा में हम क्या कहते हैं? क्रिया। और कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा इसे समझते हैं हम। यहाँ पर दो अलग चित्र दिए हैं। दो अलग चित्र में दोनों बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं। तो उससे वाक्य क्या लिखा है मैंने कि लड़का खेलता है। इसमें खेलता, इस चित्र से क्या पता चल रहा है कि एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है। तो मैंने वाक्य क्या लिखा है कि लड़की पढ़ती है। तो इस वाक्य में पढ़ती। उसके बाद आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, जो दो बच्चे का वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो इससे मैंने वाक्य क्या लिखा है कि बच्चा दौड़ता है। तो बच्चा दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता। यहाँ पर एक मछली का चित्र दिखाई दे रहा है। वो क्या कर रही है? पानी में तैर रही है। तो उससे मैंने सेंटेंस क्या बनाया है कि मछली तैरती है। तो मछली तैरती है, इस वाक्य में तैरती। तो जो अलग अलग चित्रों के द्वारा हमने वाक्य देखे थे, उन वाक्यों में क्रमशः खेलता है, पढ़ती है, दौड़ता है और तैरती है। ये जो शब्द है उसमें खेलता है, यह खेलने, इस क्रिया का बोध हो रहा है हमें। फिर पढ़ती है, लड़की पढ़ती है, इस वाक्य में पढ़ने, इस क्रिया का ज्ञान हो रहा है या बोध हो रहा है। फिर बच्चा या लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ने, इस क्रिया का हमें बोध हो रहा है। तथा मछली तैरती है, इस वाक्य के द्वारा हमें तैरना, इस क्रिया का बोध हो रहा है। तो जो खेलना, पढ़ना, दौड़ना, तैरना, इन शब्दों से किसी न किसी क्रिया या काम को सूचित होने की हमें बोध हो रहा है। तो इस प्रकार जब किसी क्रिया के या किसी काम के होने की सूचना जिन शब्दों के द्वारा मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रियाएं। तो इन वाक्यों में खेलना, पढ़ना, दौड़ना, तैरना, ये सभी क्या है? क्रियाएं। तो आपको समझ में आ गए कि क्रिया किसे कहेंगे? कि हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है या जो भी काम किया जाता है, उसे हम कहेंगे क्रिया। अब देखते हैं क्रिया की डेफिनेशन। क्रिया परिभाषा: जिस शब्द से किसी क्रिया या काम के होने का बोध या ज्ञान होता है, उसे हम कहेंगे क्रिया। जैसे कि आना, जाना, सोना, खाना, पीना, लिखना, खेलना, पढ़ना, देखना, उठना आदि सारे शब्द क्या है? क्रियाएं है। तो इस प्रकार आपको क्रिया की परिभाषा और क्रिया के अलग अलग शब्द हमने बताए। अब आगे देखते हैं क्रिया के भेद। अब सबसे पहले हम धातु को
पढ़ते हैं कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। अब क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। लेकिन उसके पहले धातु या क्रिया का मूल रूप हमें समझना है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने क्रिया लिखी है नाच। हम वास्तव में क्या बोलते हैं? नाचना। अब नाचना इस क्रिया में उसका नाचना इस शब्द का मूल रूप कौन सा है? नाच। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्रियाएं और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिया का मूल रूप या धातु। अब देखो उठ, उठना हम उसे क्या कहेंगे? उठना, हंसना, यह क्या है? सारी क्रियाएं। फिर चलना, लिखना, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन इसमें देखो मैंने यहां पर लिखा है उठना, इसका मूल रूप क्या होगा? ऊठ। तो उसी प्रकार हंसना इस क्रिया का मूल रूप क्या होगा? हंस। फिर चलना इस क्रिया का मूल रूप क्या होगा? चल। लिखना इस क्रिया का मूल रूप क्या होगा? लिख, अर्थात लिख। तो हमने यह सब मूल रूप होंगे, नाच, उठ, हंस, चल, लिख। तो क्रिया के मूल रूप में हमने क्या लगाया है? सिर्फ ना या प्रत्यय लगा दिया है। ना प्रत्यय लगा देने से हम बनता है, जब क्रिया के मूल रूप में या धातु में ना प्रत्यय लगा देने से क्रिया बनती है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि क्रिया का मूल रूप और क्रिया, इसमें क्या अंतर होता है कि जब प्रत्यय नहीं लगाया जाता है, नाच, उठ, हंस, चल, लिख, यह क्या है? क्रिया के मूल रूप। और क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहेंगे? धातु। अगर आपको कभी बार बार धातु शब्द का प्रयोग किया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धातु का ही अर्थ क्या होता है? क्रिया के मूल रूप। अब आप आगे देखते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होते हैं, पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब देखिए इनके नाम से ही हमें कुछ चीजों का बोध हो रहा है। जैसे कि अकर्मक क्रिया, अकर्मक, अकर्मक, इस नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि अकर्मक, जिसमें कर्म न हो, जिसमें कर्म न हो। और सकर्मक क्रिया मतलब कर्म सहित, कर्म सहित या कर्म के साथ। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इनके नाम से ही हमें क्या बोध हो रहा है कि अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा। और सकर्मक क्रिया क्या किसे कहेंगे? जिस वाक्य में कर्म होगा या कर्म से जो वाक्य लिखा होगा उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब वाक्य बनाते समय हमें कौन सी चीजों की जरूरत होती है? सबको पता है कि वाक्य बनाते समय हमेशा कर्ता, कर्म और क्रियापद, इन चीजों का होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता। वाक्य बनाने समय कर्ता और क्रिया की जरूरत होती है। कर्ता और क्रिया से वाक्य बन सकता है। तो जिन वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया होगी, उसमें कर्म नहीं होगी, ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। और जिन वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों चीजें होंगी, उसे कहेंगे हम सकर्मक क्रिया। अब अलग अलग उदाहरणों द्वारा हम समझते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे और अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता में
ही रहता है, अर्थात जिसके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने देखा था कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया, मतलब कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, उस वाक्य को हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर सोना, जागना, शर्माना, रोना, हंसना आदि मैंने क्रियाएं लिख दिए। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया के उदाहरण। अकर्मक क्रिया के उदाहरण में देखो, जैसे कि वरुण हंसता है। इस वाक्य में वरुण यह शब्द क्या है? कर्ता। कर्ता का अर्थ क्या होता है? कर्ता को ही हम दूसरे शब्द में हम संज्ञा कह सकते हैं कि संज्ञा मतलब क्या? नाम। नाम मतलब संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम। तो वाक्य में जब कर्ता हो और हंसता है, हंसता है क्या है? क्रिया। तो वरुण हंसता है, इस वाक्य में सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, इसमें इस वाक्य में कर्म की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए यह वाक्य क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। अब आगे का उदाहरण देखते हैं। नीता गाती है। अब नीता यह शब्द क्या है? नीता यह शब्द भी कर्ता है और गाती है यह शब्द भी क्या है? क्रिया है। गाना यह क्रिया है। तो इस वाक्य में भी सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, इस वाक्य में कर्म है नहीं। तो जिस वाक्य में अब इसमें कर्म नहीं, इसलिए यह हुआ अकर्मक क्रिया। आगे का उदाहरण है अनिल रोता है। अनिल यह क्या है? कर्ता है और रोना यह क्या है? क्रिया है। तो इस वाक्य में भी हमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो सिर्फ कर्ता और क्रिया है। तो ऐसे वाक्य जिनमें सिर्फ कर्ता और क्रिया होते हैं उनमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ते, ऐसे वाक्य को हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस क्रिया का फल या प्रभाव कभी कर्म पर पड़ता है, यहाँ पर कर्म शब्द है, तो जिस क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिसके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, तो उस वाक्य को या उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। तो जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़ती है उस क्रिया को हमेशा हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब उदाहरण देखते हैं। सकर्मक क्रिया के उदाहरण है जैसे कि पूजा पुस्तक पढ़ती है। अब इसमें देखो पूजा यह क्या है? कर्म। फिर उसके बाद पढ़ती है यह क्या है? क्रिया। और पुस्तक क्या पढ़ रही है? वह पुस्तक पढ़ रही है, तो यह क्या है? पुस्तक, यह कर्म हुआ। तो इस वाक्य में पूजा पढ़ती है यह वाक्य तो हो सकता है, लेकिन इसमें कर्म भी है। क्या पढ़ रही है? वह पुस्तक पढ़ रही है। अभी पढ़ने की तो बहुत सारी चीजें होती है, न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं या अन्य नोटबुक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कर्म क्या दिया है कि पढ़ने का क्रिया करने की, पुस्तक पढ़ने की उसकी क्रिया चालू है, इसलिए यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्म के साथ क्रिया होने के कारण यह वाक्य हुआ सकर्मक क्रिया का वाक्य है। आगे का उदाहरण देखते हैं कि नीता गीत गाती है। तो इसमें भी देखो नीता यह शब्द क्या हुआ? कर्ता। गाती है शब्द क्या हुआ? क्रिया। और गीत यह शब्द क्या है? कर्म। नीता गीत गाती है, तो मतलब इस वाक्य में कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म है, तो कर्म सहित क्रिया है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब यहाँ पर तीसरा वाक्य देखते हैं। मैंने आम खाया। अब मैंने ये क्या है? कर्ता है। खाया खाने की क्रिया हो रही। क्या खाया उसने? आम। तो यहाँ पर कर्म सहित क्रिया है, इसलिए यह क्या होगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण। उसके बाद बच्ची दूध पीती है। हाँ? अब यहाँ पर बच्ची यह शब्द क्या हो गए? संज्ञा या कर्ता है। पीना, पीती यह क्या हुआ? क्रिया है। और दूध, दूध यह शब्द क्या पी रही हो? दूध पी रही है, इसलिए वह यह कर्म सहित वाक्य है, इसलिए हम इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। उसके बाद का उदाहरण है विराट हंस रहा है। अब देखो यहाँ पर भी
रहना यह क्रिया है, हंसना भी यह क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म का बोध हो रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, वो हंसने का काम कर रहा है, इसलिए विराट हंस रहा है, यह वाक्य भी सकर्मक क्रिया है। अब तक इस भाग में हमने क्रिया किसे कहते हैं यह अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझा, फिर क्रिया के अलग अलग उदाहरण देखे, फिर क्रिया के भेद अर्थात क्रिया के प्रकार, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े हमने, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, फिर अलग अलग उदाहरणों के द्वारा सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यह हमने देखा। अब क्रिया के और भी अन्य भेद है, लेकिन उसको पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।